नमस्कार साथियों, एससी हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो यूपी स्पेशल के 5 और 6 पेपर नए ऐड किए गए हैं, उसमें से जो पेपर 6 है उसके संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके सिलेबस वार जो भी प्रश्न है उन पे क्रमिक रूप से हम चर्चा करेंगे और जो जो सिलेबस है उस पर हम विस्तृत वर्णन करेंगे ताकि इससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और जो प्रश्नों की प्रकृति है, जैसे आयोग प्रश्न पूछ रहा है, उनके बारे में भी आपको एक गहरी समझ प्राप्त हो सके। जैसे अगर हम यहाँ पे स्टार्ट अगर करते हैं, जो इसका आप देखेंगे जो पेपर 6 का जो सिलेबस है उसका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की प्रमुख विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व। ये मेन हेडिंग है, एक पहला पॉइंट है जो सिलेबस का है। उसी पॉइंट से जो एक प्रश्न बनाया गया है, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व, जो हेडिंग है वही से प्रश्न बनाया गया है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, उसको अग्रणी अर्थव्यवस्था या नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में क्या महत्व हो सकता है। तो अगर इसका हम इंट्रो के रूप में देखें, आप समझिए पहले, अगर इंट्रो के रूप में क्या हो सकता है, आप ये परिभाषित कर सकते हैं कि बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन, आप ये परिभाषित कर सकते हैं कि बुनियादी ढांचा क्या है और भौतिक संसाधन क्या है, एक इंट्रो के रूप में कर सकते हैं। तो जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी भौतिक और संरचनात्मक सुविधाओं को संदर्भित करता है जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। बुनियादी ढांचे के बगैर किसी भी राज्य की या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अपने शीर्ष स्तर को प्राप्त नहीं कर सकती है, इसलिए एक आवश्यक शर्त है। राज्य के तीव्र विकास, समावेशी विकास और सतत विकास के लिए बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो आपका इंट्रो हो गया। अब आप देखिए, जो बुनियादी ढांचा आपका है, बुनियादी ढांचा जो आपका है, ये आप क्या कर सकते हैं, ये इसमें अगर हम डिफाइन करना हो इसको 2 भागों में आप डिफाइन कर सकते हैं, 2 भागों। पहला है सामाजिक बुनियादी ढांचा होता है, सामाजिक बुनियादी ढांचा होगा, और दूसरा भौतिक बुनियादी ढांचा। सामाजिक बुनियादी ढांचे में अगर देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, समाज की बुनियादी जरूरतों को जो पूरा करने के लिए जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर चाहिए, जो आवश्यकता हो, वो सामाजिक बुनियादी ढांचा है। जैसे स्वास्थ्य सेवा आपकी क्या है, सामाजिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया आपका, पेयजल व्यवस्था हो गया आपका, पेयजल व्यवस्था होगा, सीवेज और स्वच्छता सुविधा हो गई। यहाँ पे बिजली भी क्या है, विद्युत की भी आवश्यकता होती है सामाजिक बुनियादी ढांचे के रूप में। ठीक है, अगर हम भौतिक बुनियादी ढांचे की बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपके जो एग्रीकल्चर, कृषि है, उद्योग है आपके, एवं व्यापार के जो आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात की जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हमारा क्या हो सकता है, विद्युत आपूर्ति हो सकती है, जल आपूर्ति हो सकती है, जल आपूर्ति हो सकती है। ठीक है, जल आपूर्ति हो सकती है, और यहाँ पे हमारे परिवहन नेटवर्क हो सकते हैं इसके माध्यम से। तो इस प्रकार परिवहन नेटवर्क हो सकते हैं, और आपके भंडारण विपणन के लिए से अगर आपने अगर कृषि उत्पादन किया तो उसके लिए भंडारण की सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए, उनको मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होनी चाहिए। ये हमारा भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। तो इसको आप क्या करिए, एक संक्षिप्त में आप इसको डिफाइन कर दीजिए, क्लासिफिकेशन कर दीजिए, अगर हम ये डिटेल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि यहाँ पे बुनियादी ढांचा हो गया। अब इसका एक महत्व समझ लेते हैं हम कि बुनियादी ढांचे का क्या महत्व हो सकता है। बारी बारी से बुनियादी ढांचे का क्या महत्व हो सकता है। एक तो आप समझिए पहले यहाँ पे कि जो बुनियादी ढांचा है वो आर्थिक विकास, ये क्या करता है, पहला आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, एक ये बात। ठीक है, जैसे आप समझिए उदाहरण के रूप में यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट के साथ उदाहरण देना जरूरी है। जैसे आप अगर देखेंगे कि विद्युत आपूर्ति करें, विद्युत आपूर्ति हो रही है, विद्युत आपूर्ति मान लो हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विद्युत आपूर्ति हो गई, आपके परिवहन नेटवर्क का विकास हो गया, इन सब के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्या होगा, एक आर्थिक प्रभाव, ये सीधे आर्थिक विकास बढ़ा, क्योंकि ये चीजें होंगी। आप समझिए परिवहन नेटवर्क का अगर विकास अच्छे से हो पाएगा तो हम जो सामान की आवाजाही है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर पाएंगे, और क्या होगा, एक समावेशी तरीके से जो हमारी जो एक हिसाब से असंतुलन बना हुआ है संसाधनों का, उसकी पूर्ति हो पाएगी।
तो एक हो गया कि आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या है कि बुनियादी ढांचा व्यवहारिक रूप से सभी क्षेत्रों में क्या होगा, सभी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक, इससे क्या होगा, आधुनिक तकनीक आकर्षित होती। आपने अगर देखा, आप आधुनिक तकनीक आकर्षित होती। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट देखिए, आपने भी देखा होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जहां जहां, क्योंकि अगर हमारे राज्य में देखा जाए तो एक्सप्रेसवे बनाए गए, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए और सड़कों का बहुत अच्छे से बेहतर उपयोग किया। इससे क्या होगा, एफडीआई आकर्षित होता है, या कह सकते हैं इसको कि हम क्या करते हैं, निवेश आकर्षित होगा, यहाँ पे निवेश आकर्षित होगा, और जो कि अंततः क्या होगा, रोजगार सृजन होगा। यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे इससे क्या होगा कि रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा। तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से एक अनुमान, एक इनपुट डाटा निकाला गया, तो उससे पता चला कि बुनियादी ढांचे के जो खर्च होता है, मान लो फॉर एग्जांपल बुनियादी ढांचे का जो खर्च होता है, बुनियादी ढांचे, उसका महत्व समझिए कि बुनियादी ढांचे का जो खर्च है, वो बुनियादी ढांचे का खर्च एवं जो जीडीपी वृद्धि है, उसमें घनिष्ठ संबंध है। वो किस तरीके से, आप यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, क्या हुआ कि अगर बुनियादी ढांचे पे 1% की क्या हो रहा है, खर्च किया जाता है, तो इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी में भी क्या होता है, 1% की वृद्धि होती है। आप ये समझ लीजिए कितना, 1% की क्या होगी, वृद्धि होगी। बहुत महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण क्या है, बुनियादी ढांचे का महत्व समझ में आता है और आप समझ सकते हैं। ठीक है, और समझिए। और अगर एक पॉइंट और देखें हम यहाँ पे कि देखो क्या होगा कि इससे मैंने अभी बताया कि रोजगार सृजन बढ़ेगा, एफडीआई का, तो रोजगार सृजन बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। अगर हमारे पास बेहतर बुनियादी ढांचा होगा तो पर्यटन गतिविधियों को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। आप समझिए, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्या होगा, और ये अंततः क्या करेगा, पर्यटन गतिविधियों के बढ़ावा होने से हमारे क्या होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, क्षेत्रीय जो विकास है, यहां से आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विकास होगा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास। ठीक है, ये बात। समावेशी विकास, इसी से क्या होगा, समावेशी विकास को भी बढ़ावा देता है, समावेशी विकास। ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो बुनियादी ढांचे का महत्व समझ गया है। इसी प्रकार से भौतिक संसाधन की बात की गई। अगर हम यहीं पे एक हेडिंग बना करके कह सकते हैं कि अब यहाँ एक बात था कि भौतिक संसाधनों का महत्व, प्रश्न था हमारा कि बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का महत्व, ये हमने भौतिक का महत्व समझ लेते हैं, भौतिक संसाधनों का महत्व समझ लेते हैं। ठीक है, भौतिक संसाधन की महत्व समझिए कि हमारे पास अगर देखा जाए राज्य के स्तर पे, तो हमारे पास जो भूमि उपलब्धता है, ये क्या है, हमारा भूमि उपलब्धता। इस समय अगर देखा जाए तो उदाहरण के रूप में हमारी उत्तर प्रदेश के पास, यूपी का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे पास। चौथा, ये क्या है, यूपी चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, आप समझिए। यहां पे क्या होगा, इससे हमारे पास अगर आप देखेंगे, इससे क्या होगा, हमारे पास
ये हमारे पास भूमि उपलब्धता, ये हमारा भौतिक संसाधन। हमारे पास इससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अगर आपके पास बेहतर है तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, आप समझिए, को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक समृद्धता को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा अगर देखा जाए भौतिक, हमारे पास नदियों का संजाल है, नदियों का यूपी में देखा जाए तो संजाल है हिसाब से कह लीजिए। इससे क्या होगा, हम देखा जाए तो यहां से आर्थिक उत्पादन क्या होगा, हम जल परिवहन को बढ़ावा दे सकते हैं, जल परिवहन बढ़ सकता है। योम, इससे क्या होगा, हम जो जल विद्युत आपूर्ति है उसको भी सुनिश्चित कर सकते हैं, जल विद्युत आपूर्ति को भी सुनिश्चित कर सकते हैं, आप समझिए। ये तरीका हो गया। आप साथ साथ अब देखिए, हमारे पास भौतिक संसाधन के रूप में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वन एवं वृक्षावरण भी है, वन एवं वृक्षावरण भी है। इनका क्या महत्व है, वन एवं वृक्षावरण जो हमारे पास है, एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास 9 उदाहरण के रूप में वन एवं वृक्षावरण देखा 9.23% क्षेत्र है पर विस्तृत है। इससे क्या होगा, इसका महत्व क्या है उदाहरण के रूप में, इससे आप देखें अगर तो क्या होगा, आप जो इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से ये हमारा जो भौतिक संसाधन काफी महत्वपूर्ण कहलाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए जो हमारे पास जो भूमि संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, वो आप देखेंगे तो उस भूमि संसाधन में जो उत्तर प्रदेश है वो कृषि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और जो यूपी है, हमारा यूपी है, वो गेहूं उत्पादन में, गेहूं गन्ना के उत्पादन में क्या अग्रणी है, उत्पादन में अग्रणी है। अब इससे आप क्या होगा, इससे देखिए क्या ये अंततः क्या हमारे आर्थिक विकास को ही बढ़ावा देगा, आर्थिक विकास बढ़ावा देगा। ठीक है, इसको जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, यूपी को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है, फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक महत्व अगर देखें हम तो हमारे पास खनिज संसाधनों की भी उपलब्धता है, भौतिक संसाधन में खनिज संसाधनों की उपलब्धता है। मुख्यतः क्या है उपलब्धता, मुख्यतः बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। जैसे क्या है उदाहरण, सोनभद्र में कोयला उत्पादन, ये हमारा आप क्या हो गया, जो हमारे जो संसाधन है, जो बुनियादी ढांचा है और जो हमारे भौतिक संसाधन है, उनका अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है और किस दृष्टिकोण से महत्व है, ये हमने समझा। अगर कंक्लूजन के रूप में इसको लिखना हो तो मैं कंक्लूजन बता रहा हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा, अगर इसको देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी अवसंरचना विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रयास आर्थिक विकास हेतु लाभदायक है। जो राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए और भौतिक संसाधनों के विकास के लिए जो प्रयास किए हैं, वो आर्थिक विकास के लिए काफी लाभदायक है। और जो राज्य को विकास और प्रगति का मॉडल बनाने की एक हिसाब से क्षमता है हमारे बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों में, और इससे जो राज्य का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वर्ष 2027 तक जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो सपना है राज्य सरकार का, वो पूरा करने में बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का महत्व, वो लगभग कंप्लीट हुआ और लगभग ये पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है महिला और बाल विकास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का विवरण एवं उसके वित्तीय आवंटन को रेखांकित कीजिए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो प्रश्न है कि प्रश्न की मांग को समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। आपको बताना है कि महिलाओं और बाल विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट करी।
ठीक है, और उनका ब्यूरो बताना, प्लस साथ साथ उनके वित्तीय, उसके लिए वित्तीय आवंटन क्या क्या कितना किया गया है ये भी आपको साथ साथ बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आते हैं तो देखा जाए महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं की, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट, यहाँ पे बजट की कहीं ना कहीं बजट की बात की गई, बजट को आपको अगर संज्ञान में होगा तभी आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा, महिलाओं और बच्चों के विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और इसके लिए अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए और बाल बाल विकास के लिए महिला एवं बाल विकास, महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, अब यहां पे देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1989 में, वर्ष 1989 में महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं समग्र विकास के उद्देश्य से की गई, विकास के उद्देश्य से की गई। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये तो हमारा एक सिंपल इंट्रोडक्शन के रूप में हो गया, इसमें और कई तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन जो हमारी जो थीम है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, तो आप यहाँ पे एक अगर देखें तो हेडिंग बना सकते हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, सीधा है, योजनाएं एवं वित्तीय आवंटन। ये सीधा बजट से आप देखेंगे प्रश्न जो है वित्तीय आवंटन क्या है, ये सीधा बजट अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, आपके करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, जैसे इसको देखिए, पहला अगर देखा जाए तो क्या किया गया, कि महिलाओं के बच्चों के जो बालिकाओं के विकास के लिए जो योजना चलाई गई, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की, इससे क्या होगा कि बालिकाओं के प्रति, यहां क्या होगा कि बालिकाओं के प्रति एक सकारात्मक सोच के विकास के लिए, सकारात्मक सोच का विकास करने के उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अब इसके लिए जो कह रहा है कि वित्तीय आवंटन क्या किया गया, यहाँ जो वित्तीय आवंटन होगा ये आप बता सकते हैं कि वित्तीय आवंटन जो इसके लिए है, वित्तीय आवंटन किया गया, वित्तीय आवंटन जो किया गया वो बजट 2023-24 में 15,000 रुपए की तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है, और यहाँ 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, बजट में करोड़ रुपए आवंटन किया गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब इसके माध्यम से क्या होता है जरा समझ लीजिए आप, इसके अंतर्गत प्रति लाभार्थी को, जितनी भी बालिकाएं हैं उनको 15,000 रुपए तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे योजना, तो सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु, अगर सभी वर्गों की
पुत्रियों, चाहे किसी भी वर्ग की, SC ST सामान्य OBC जो भी हो, पुत्रियों की शादी के लिए योजना स्टार्ट की गई। के लिए क्या है? सामूहिक विवाह योजना। यहां ध्यान दीजिएगा, सामूहिक विवाह योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई। इसके लिए जो वित्तीय आवंटन है, आप देखिए यहां पे जो वित्तीय आवंटन है, इसके लिए जो वित्तीय आवंटन किया गया बजट 23-24 में, 2023 और 24 में, वो आपका है 600 करोड़ रुपए का। 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक, अब यहां पे देखिए, अब अगर हम देखें इसका एक और कौन सी योजना स्टार्ट की, तीसरा पॉइंट अगर देखें तो ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना, महिला सामर्थ्य योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। ठीक है, ये महिला सामर्थ्य बनाना, महिला सामर्थ्य योजना हो गई है। इसके लिए जो वित्तीय आवंटन है वो आप जरा देखिए। इसी से क्या है, साथ साथ उसका जो दो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, साथ साथ चल रहे हैं दोनों। वित्तीय आवंटन किया गया इसके लिए, जो बजट 2023-24 में वो किया गया 63 करोड़ रुपए। 63 करोड़ रुपए। तो ये अगर आप बजट को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि जो पहला आपका जो पहली पेपर की जो पहली हेडिंग है, पहला पॉइंट है, उसमें बजट, राज्य के बजट की बात की गई। ठीक है, अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, और महिलाओं के लिए क्या क्या राज्य सरकार के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया इसका। ठीक है, इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, ये बराबर आपकी क्या है, लगातार केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। जननी सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इतने जो कार्यक्रम हैं सब स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें अगर प्रदेश में, अगर देखा जाए, प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कानून व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 3 महिला PAC बटालियन की स्थापना की। 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया गया। ठीक है, और आप देख लीजिए, ठीक है, और पॉइंट क्या है यहाँ पे, हो हमारे पास कितने 5 पॉइंट डिस्कस हो गए हैं। आप और 6 पॉइंट देख लीजिए कि जो निराश्रित विधवाएं हैं, निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए भरण पोषण अनुदान योजना स्टार्ट की गई। अनुदान योजना प्रारंभ की।
इसमें क्या किया गया, इसके लिए, इस योजना के लिए बजट जो आवंटन हुआ, बजट आवंटन जो हुआ इसमें ये कितना है आपका 4032 करोड़ रुपए, 4032 करोड़ रुपए बजट आवंटन किया गया। आप समझिए, ये महिलाओं के विकास के लिए इतनी बृहद स्तर पे राज्य सरकार द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, ये महिलाओं के लिए, बच्चों के विकास के लिए। और आप देखें, अगर कोविड के टाइम देखा जाए तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इस प्रारंभ की, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की, बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत बृहद स्तर पे राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए और महिला और बाल विकास के लिए अत्यंत क्या है योजनाएं प्रारंभ करी, और उसके लिए बहुत बृहद स्तर पे क्या किया, बजट आवंटन किया गया, ताकि जो हमारे जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, और जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाले समय का जो भविष्य है, तो उनके लिए भी बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो महिलाएं जो जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हमारे लिए, उनके लिए अगर देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की योजना है, उसको भी राज्य सरकार में पूर्णतः लागू किया है, योजना का क्रियान्वयन किया है। ठीक है, इस प्रकार की कई सारी योजनाएं हैं। ये जो लिस्ट है बहुत सारी लंबी है, लेकिन आपको यहाँ प्रश्न की मांग के हिसाब से और हमारे पास जितना स्पेस है और जितना समय है उसके हिसाब से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। उस प्रकार से हमारे प्रश्न की जो मांग है पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम निष्कर्ष पे आए, अगर हम एक सकारात्मक निष्कर्ष पे आए तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार लगातार महिला सुरक्षा व स्वावलंबन के साथ साथ बाल सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे इससे सतत विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारा सिंपल निष्कर्ष हो गया, और कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, हेडलाइन करना हो, सुरक्षा और स्वावलंबन, सतत विकास लक्ष्य, इसको अंडरलाइन करिए, लाइक 5। इस प्रकार से हमारे एक प्रश्न की जो मांग है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न यहाँ पे किया गया है कि प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 में ग्राम्य विकास और पंचायती राज से संबंधित योजना की चर्चा करना। यहाँ देखो क्या है, राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको यही डिस्कस करना है कि गांव के ग्रामीण विकास के लिए और पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी प्रदेश सरकार ने योजनाएं स्टार्ट करी हैं, वो भी 2023-24 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक क्या है, 2023-24 के जो समय है, जो टाइम पीरियड, उससे आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ आप बता सकते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ सिंपल इंट्रोडक्शन एक कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ एक इंट्रो के रूप में कह सकते हैं कि जो यूपी की जो पंचायती राज व्यवस्था है, यूपी की पंचायती राज व्यवस्था में
पंचायती राज व्यवस्था में आपके क्या हो गया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जो ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं क्या होता है और जिला पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। जब ये बात आपको पता होगी तभी आप क्या उनकी जो उनसे संबंधित जो योजना है उनको आप विस्तृत रूप से बता सकेंगे। आपको ये भी पता होगा पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये टर्म आप ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होता है। ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर इसको ये भी कह सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एक प्रकार से सिंपल सा इंट्रो हो गया। इसको कई तरीके से इंट्रो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप जो मेन प्रश्न की मांग है, प्रश्न की मांग क्या है आप समझिए। प्रश्न की मांग है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित योजनाएं क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इसी को हेडिंग बना सकते हैं कि ग्राम्य विकास और पंचायती राज से संबंधित योजना, ठीक। ये हो गया, आपकी हेडिंग हो गई, ये आप बना सकते हैं। ये क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है। आपकी ये समझना बहुत जरूरी है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आप ये देखिए अब कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना दो प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो दो प्रकार की, एक तो ग्रामीण है और एक शहरी है। तो ये ग्राम्य विकास की बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, ये आपका प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया, आवासों का निर्माण किया गया। अभी तक अगर देखा जाए तो करीब उदाहरण के रूप में 4,24,344 आवास निर्माण सुनिश्चित हुए, आवास निर्माण अभी तक, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आवास क्या है, निर्माणाधीन बहुत सारी। इस योजना के लिए, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए जो यूपी बजट में 9,000 करोड़ रुपए आवंटित क्या हुए, आवंटित हुए, ठीक है। इस दूसरी अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी योजना के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे क्या हो, ग्राम विकास की बात हुई, ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसको देख सकते हैं। जो दूर दराज के क्षेत्रों में या जो गांव की जो सड़कें हैं उनमें क्या है,
बरसात के मौसम में या 365 दिन आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू किया जा रहा है। इसके लिए क्या हुआ, बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं आवागमन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं आवागमन सुनिश्चित करने के लिए विकास एवं आवागमन हेतु क्या हुआ, बजट में 5,966 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। ये कहीं ना, इससे क्या होगा, ग्रामीण विकास को, जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको, जब गांव की सड़कें जब बेहतर सुनिश्चित होंगी, उनकी राज्य सड़कों से उनकी कनेक्टिविटी होगी, तो जो कृषि उत्पादन है, जो गांव के स्तर पर पैदावार होगा, वो जो शहरी मंडियां हैं वहां तक वहां पे पहुंच सकेगी। ठीक है, इस प्रकार से अगला अगर पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया, और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की स्टार्ट की, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। प्रारंभ, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, इसके लिए जो सुदूर गांव है और विकास खंड है, सुदूर जो आपके गांव है, सुदूर जो गांव है, गांव को विकास खंडों से, जो हमारे ब्लॉक स्तर के विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने के लिए एवं कस्बों से क्या है, इनको कस्बों से जोड़ने हेतु इसको प्रारंभ किया गया। जोड़ने हेतु बजट में क्या हुआ, बजट में इसको जोड़ने के लिए बजट में धनराशि आवंटित की गई और 453 वाहनों का संचालन किया गया। इससे क्या होगा कि ग्राम विकास सुनिश्चित हो पाएगा। अब हम देख सकते हैं बैंकों के लिए गांव में हिसाब से क्या है, गांव के स्तर पे बैंकिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंस सखी, बैंकिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो सखी स्कीम लाई गई, या जिसको बैंकिंग सखी कहा गया, बैंकिंग सखी के रूप में सुनिश्चित किया गया, उसका ही सुनिश्चित किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे हमने ग्राम विकास के लिए देख लिया, साथ साथ आप एक देख सकते हैं कि पंचायती राज के लिए, पंचायती राज संबंधी योजनाएं कौन कौन सी आपकी, ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पंचायती राज से संबंधित योजनाएं। पहला देख लीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन, ये भी स्वच्छ भारत मिशन भी क्या है, ग्रामीण एवं शहरी। इसके लिए जो हुआ, जो वर्ष 2023-24 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किया गया इसके अंतर्गत। इसके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, इसके लिए जो बजट आवंटन हुआ इस योजना के अंदर 2,22,088 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया। ठीक है, एक ही। दूसरा अगर आप देखें तो आप यहां पे ये है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, इसमें क्या हुआ, जो इसके लिए क्या किया जा रहा है, पंचायतों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण
एवं पंचायतों के संरचनात्मक ढांचे, पंचायतों के संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु, बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में 622 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस प्रकार से हमने देखा कि ग्राम स्वराज के लिए और जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या है, राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही। साथ साथ अगर एक और पॉइंट देखें यहां पे, तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि 85 करोड़ रुपए बजट आवंटन। अब आप निष्कर्ष अगर आपको देना हो यहां पे निष्कर्ष के रूप में, तो आप कह सकते हैं कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संदर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास एवं सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न की मांग को समझिए और उसके हिसाब से उत्तर आप दीजिए, कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है यहाँ पे इस पॉइंट के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में नियोजन की भूमिका को स्पष्ट करिए। आप समझिए कि नियोजन किस प्रकार से राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अगर इंट्रो देखा जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विकास की योजना बनाना और उनके नियोजन के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण रहा हुआ है। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, नियोजन क्या है आप समझिए, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग ही क्या है, इष्टतम उपयोग ही क्या है, एक हिसाब से नियोजन। उपयोग सुनिश्चित करना क्या है, एक हिसाब से नियोजन करना, नियोजन। ठीक है, अब यहां पे समझिए आप इसको अच्छे से कि जैसे अब इसके लिए, इस नियोजन के लिए हमारे पास रणनीतियां तैयार की जाती हैं। जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर रणनीतियां तैयार करना और एकीकृत करना पड़ता है। तो प्रश्न है कि प्रदेश के, प्रश्न की जो है वो प्रदेश के यूपी के आर्थिक विकास में, यूपी के आर्थिक विकास में नियोजन की भूमिका, ये जो हमारी डिमांड है। ठीक है, आप समझिए
नियोजन का जो महत्व है वो नियोजन जो है आपका नियोजन एक अंतः विषय कार्य है, अंतः विषय कार्य है। इसमें जो हमारी तकनीक है, संसाधन है आपके कई मानव संसाधन हो सकते हैं, भौतिक संसाधन हो सकते हैं, जैसे मानव हो गया, भौतिक हो गए और प्राकृतिक। प्लस साथ साथ यहाँ पे मानव संसाधन में हमारे क्या अर्थशास्त्री आ जाते हैं, सांख्यिकविद आ जाते हैं, समाजशास्त्री आ जाते हैं और वैज्ञानिक आ जाते हैं। इन सब की क्या है इसकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना। एक दूसरा तो ये क्या है कि अगर हम नियोजन की भूमिका है, नियोजन के माध्यम से हम जो हमारे पास बैरियर्स हैं, बाधाओं की पहचान कर पाते हैं, या हमारे जो आर्थिक विकास में कौन कौन सी बाधाओं की पहचान सुनिश्चित होती है, पहचान सुनिश्चित हो पाती। उस आधार पे और हम और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और आप समझिए पॉइंट, जो हमारी समय समय पर नियोजन के माध्यम से समय समय पर प्राथमिकताओं को हम क्या करते हैं, सूचीबद्ध कर पाते हैं। प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, ये नियोजन की भूमिका है, निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगला अगर पॉइंट देखा जाए, हम क्या है नियोजन के माध्यम से जो भी परियोजनाएं हैं, जो हमारी परियोजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका हम कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन कर पाते हैं। नियोजन मूल्यांकन संभव होता है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए, अब यहां पे देखा जाएगा कि जो बजट 2023-24 हुआ हमारा, उसमें नियोजन के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, यहां पे एक देख लेते हैं हम जरा। बजट 23-24 में, बजट 23-24 में नियोजन क्या हुआ। जैसे अगर एक पहला पॉइंट हम देखें यहां पे कि जो त्वरित आर्थिक विकास योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु क्या हुआ, बजट 23-24 में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बुंदेलखंड की विशेष योजना हेतु अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड
की विशेष योजना है। विशेष योजना हो 600 करोड़ रुपए आवंटित किए, ये नियोजन के लिए आवंटित। इस प्रकार से अगर देखा जाए कि प्रदेश सरकार अलग अलग क्षेत्रों में नियोजन के दृष्टिकोण से क्या है, एक बजट आवंटन कर रही है और क्षेत्र विकास के लिए अलग अलग सेक्टर्स में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत कर रही है। तो ये नियोजन की भूमिका होती है कि हम अगर बेहतर नियोजन जैसे देखा जाए इसको, तो बेहतर नियोजन के माध्यम से बेहतर नियोजन के माध्यम से अपेक्षित या लक्षित आर्थिक विकास प्राप्त कर सकने में संभव होते हैं, कर सकने में सफल होते हैं या संभव होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, उदाहरण में भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं, या और नीति आयोग के 15 वर्षीय एजेंडा प्लान, ये क्या है, ये सब नियोजन का विषय, एजेंडा प्लान। ठीक, इस प्रकार से अगर अब हम क्या निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि नियोजन के माध्यम से राज्य को अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य तथा उत्तम प्रदेश बनाने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और हम क्या होगा इससे साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से हमने आज क्या हुआ, जो पेपर 6 है, पेपर 6 से जो उसका पहला टॉपिक था, पेपर 6 का जो पहला टॉपिक था सिलेबस का, वो आपका था कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की प्रमुख विशेषताएं, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधनों का महत्व। इस पॉइंट से जो संभावित प्रश्न बन सकते थे, आयोग जो भी प्रश्न पूछे हैं उनकी प्रकृति को समझते हुए उसको बेहतर एनालिसिस करने के बाद हमने जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए, जो कि कहीं न कहीं इससे आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है और आपका कंटेंट भी तैयार करता है। मुझे आशा है कि इन प्रश्नों से आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा और आगे इस प्रकार से हम अलग अलग वीडियो में पूरे सिलेबस को बारी बारी से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवीजन करिए, इनको पढ़िए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप खुद भी इससे तैयार करने की कोशिश करिए। और धन्यवाद।